एमनोरिया क्या होता है, टाइप्स, कॉज, डायग्नोसिस, मैनेजमेंट, सब चीज़ बताना है एमनोरिया के बारे में। ओके, अथवा इसी को हम दूसरे भाषा में कहते हैं मासिक धर्म का रुकना। इसको परिभाषित कीजिए, इसके प्रकारों को समझाइए। तो मासिक धर्म अगर किसी को रुक जाता है तो उसे एमनोरिया कहते हैं। ठीक है, मासिक धर्म नहीं आना एमनोरिया कहते हैं। समझ गए? चलिए देखते हैं। माय डियर, एमनोरिया जो होता है महिलाओं में किसी कारण से मासिक धर्म का नहीं होना अथवा एक बार होकर रुक जाना रजोरोध अथवा अंतरा अनार्तव कहलाता है। यह रोग नहीं होता है बल्कि किसी रोग का लक्षण होता है। माय डियर, आप लोग समझते होइएगा, देखते होइएगा कि यह प्रॉब्लम बहुत सारे फीमेल में, बहुत सारे गर्ल्स में आ जाता है। देखते होइएगा किसी न किसी कारण से बहुत सारे गर्ल्स में, बहुत सारे महिलाओं में जो है मासिक धर्म आना ही बंद हो जाता है। ठीक है, और उससे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारा किस कारण से नहीं आ रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके इंटरनली कोई ना कोई प्रॉब्लम होता है जिसके वजह से मासिक धर्म आना ही बंद हो जाता है। और आना बंद हो जाता है तो इसी को हम लोग अनार्तव या रजोरोध कहते हैं, या इसी को मासिक धर्म ना आना भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, मासिक धर्म को रुक जाना, तो यही एमनोरिया होता है। अब एमनोरिया होता है तो महिलाओं में किसी भी कारण से हो सकता है मासिक धर्म यानी मासिक स्राव नहीं होना अथवा एक बार होकर रुक जाना, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मासिक धर्म रुकना कहते हैं, या रजोरोध कहते हैं, या फिर अनार्तव कहते हैं। समझ रहे हैं? यह कोई रोग नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि मासिक धर्म अगर रुक गया है तो ये कोई रोग हो जाता है, क्योंकि मासिक धर्म तो प्रेगनेंसी होने पर भी रुक जाता है, तो वहाँ पर कोई रोग थोड़ी ना होता है, वहाँ पर कोई लक्षण के कारण यह रुक जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग देखते होइएगा कि कुछ सहायक प्रॉब्लम के कारण जो है यह मासिक धर्म आना बंद हो जाता है महिलाओं में या लड़कियों में। तो यह जो है कोई रोग नहीं होता है बल्कि यह किसी रोग का एक लक्षण हो सकते हैं। ठीक है, इट इज़ अब्सेंस ऑफ द मंथली फ्लो ऑफ ब्लड, मतलब यह एक वो अनुपस्थित होता है, प्रत्येक महीने जो ब्लड का सिक्रेशन होता है उसका जो है क्या होता है, यह अब्सेंस होना ही जो है क्या कहलाता है, हमारा अंतरावर्त कहलाता है, अनार्तव कहलाता है। इसी को रजोरोध कहते हैं या मासिक धर्म का रुकना कहते हैं। अब अलग अलग प्रकार के यह जो है एमनोरिया होता है। ठीक है ना, एमनोरिया अलग अलग प्रकार के होते हैं। पहला होता है फिजियोलॉजिकल एमनोरिया। फिजियोलॉजिकल एमनोरिया का मतलब होता है यौना आरंभ के पहले गर्भ अवस्था में, ठीक है ना, यौना आरंभ, ठीक है ना, यौवन आरंभ के पहले गर्भ अवस्था में दूध श्रावण काल में एवं रजनोवृत्ति में के पश्चात मासिक धर्म रुक जाता है तो इसे फिजियोलॉजिकल एमनोरिया कहते हैं। ध्यान से देखिएगा, किसी को अगर यौना आरंभ के पहले, मतलब अभी उसे प्यूबर्टी नहीं आया है और उससे पहले ही जो है क्या होता है कि उसे एक आध बार मासिक धर्म हुआ और बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसे प्यूबर्टी नहीं चढ़ा होता है तो वह बंद हो जाता है। तो यौना आरंभ से पहले गर्भ अवस्था में भी यह बंद हो जाता है, आप लोग को पता ही है। दूध श्रवण काल में, जहाँ पे दूध का सिक्रेशन होता है जन्म के बाद, उस काल में भी, एवं रजनोवृत्ति मेनोपॉज के पश्चात, मेनोपॉज मतलब जहाँ पे जनन करने की शक्ति समाप्त हो जाती है वही मेनोपॉज होता है। इसके पश्चात अगर मासिक धर्म रुक जाता है तो इसे फिजियोलॉजिकल एमनोरिया कहते हैं। कहाँ कहाँ? यौना आरंभ से पहले गर्भ अवस्था में, जैसे यौना आरंभ अभी किसी गर्ल को आया नहीं है, ठीक है, और उसमें एक बार आया या 2 बार आया मासिक धर्म और बंद हो गया। तो बंद क्यों हो गया? क्योंकि अभी उससे प्यूबर्टी चढ़ा ही नहीं है। और प्यूबर्टी कब होता है? 12 से 16 वर्ष की उम्र में यह शुरू होता है। मान गया किसी को अगर 10 वर्ष पर ही मासिक धर्म आ गया, ठीक है, 10 वर्ष पर ही आ गया, तो मान गए क्या हो गया, या तो उसके अभी यौना आरंभ नहीं है, अभी प्यूबर्टी आया नहीं और यह शुरू हो गया, तो 1-2 बार होकर यह बंद हो जाता है। तो यह कोई बीमारी नहीं होता है, चूँकि यह एक लक्षण होता है कि अभी यौना आरंभ नहीं है, इसलिए यह बंद हो गया है। गर्भ अवस्था में यह बंद हो जाता है। दूध सिक्रेशन, मिल्क जो सिक्रेट होता है उस पीरियड में यह बंद हो सकता है। रजनोवृत्ति मेनोपॉज में यह बंद हो जाता है, रुक जाता है। और इसी सब पीरियड में अगर मासिक धर्म रुक जाता है तो इसे फिजियोलॉजिकल जो है हम क्या कहेंगे, फिजियोलॉजिकल एमनोरिया कहते हैं। ठीक है, समझ गए? चलिए, बी नंबर है पैथोलॉजिकल एमनोरिया। पैथोलॉजिकल एमनोरिया का मतलब होता है स्त्री को किसी शारीरिक रोग के कारण होने वाले रजोरोध के विकृति जन रजोरोध पैथोलॉजिकल एमनोरिया कहते हैं। इसके 2 प्रकार होते हैं माय डियर, एक होता है हमारा फिजियोलॉजिकल एमनोरिया, एक होता है पैथोलॉजिकल एमनोरिया। तो फिजिकल जो है एमनोरिया में क्या क्या होता है मैंने बता दिया, फिजियोलॉजिकल। अब हम लोग पैथोलॉजिकल देख रहे हैं। पैथोलॉजिकल के मतलब होता है कि शारीरिक कोई ना कोई शारीरिक बीमारी के कारण या कोई शारीरिक जो है रोग के कारण जो है यह प्रॉब्लम आ जाता है तो वह पैथोलॉजिकल एमनोरिया कहलाता है। ठीक है, यह 2 प्रकार के होते हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ, एमनोरिया कोई बीमारी नहीं है। अगर किसी में मासिक धर्म रुक जाता है तो वह कोई बीमारी नहीं होता है, बल्कि वह किसी बीमारी के एक लक्षण होता है जो किसी अन्य बीमारी के कारण किसी फीमेल में जो है रुक जाता है। समझ रहे हैं चीज़ों को? तो यही जो है हमारा
हमारा एमनोरिया होता है। तो फिजियोलॉजिकल वाला समझ गए। अब पैथोलॉजिकल है। पैथोलॉजिकल वही कहता है कि किसी बीमारी किसी रोग के कारण अगर रजोरोध आता है, अनार्तव आता है, मीन्स कहा जाए मासिक धर्म रुक जाता है, तो यह जो है किसी शरीर के विकृति जन होने के कारण पैथोलॉजिकल कंडीशन में यह रुकता है। और यह भी 2 प्रकार के होते हैं, यानी पैथोलॉजिकल एमनोरिया भी 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन देख लीजिए। पहला है प्राइमरी एमेनोरिया। ठीक है, प्राथमिक अनार्तव देख लीजिए। यौना आरंभ के पश्चात 18 वर्ष की आयु तक मासिक धर्म नहीं होना। प्राइमरी वाला जो होता है, मान गया किसी को प्यूबर्टी आ गया। प्यूबर्टी मतलब क्या? यौना आरंभ मतलब यौवन, जिससे हम जवानी कहते हैं आम भाषा में। अगर एक कंडीशन आ गया, कोई यौना आरंभ में आ चुका है, प्यूबर्टी आ गया किसी गर्ल को, लेकिन 18 वर्ष के आयु तक भी उससे जो है कोई मेंसेज या कोई मासिक धर्म नहीं आता है, तो उसे हम लोग प्राइमरी एमेनोरिया कहते हैं। और यह किसका प्रकार है? पैथोलॉजिकल का पहला प्रकार है प्राइमरी एमेनोरिया। तो प्यूबर्टी के बाद भी अगर किसी में 18 वर्ष तक की उम्र तक भी अगर कोई मासिक धर्म नहीं आता है, तो उसे हम लोग प्राइमरी एमेनोरिया कहते हैं। और यह पैथोलॉजिकल एमेनोरिया का पहला प्रकार है। दूसरा है सेकेंडरी एमेनोरिया। सेकेंडरी एमेनोरिया मतलब होता है द्वितीयक अनार्तव। ठीक है, यौना आरंभ पर एक बार मासिक धर्म आ जाने के पश्चात मासिक धर्म का 6 महीने या इससे अधिक अवधि तक बंद होना। अब आप लोग देखते होइएगा कि किसी गर्ल्स में क्या होता है कि यह इरेगुलर होता है। इरेगुलर मतलब जैसे 12 से 16 वर्ष का एक टाइम है, किसी बीच में कभी भी शुरू हो सकता है किसी लड़की में। तो मान गए किसी को 14 वर्ष में शुरू हुआ। ठीक है, अब 14 वर्ष पर शुरू हुआ या 12 साढ़े 12 पर शुरू हुआ या 13 पर शुरू हुआ, कभी भी शुरू हो सकता है 12 से 16 के बीच में। मान गए कभी भी शुरू हुआ, लेकिन जिस दिन शुरू हुआ प्यूबर्टी के बाद, यौना आरंभ के बाद शुरू हो तो गया, लेकिन शुरू होने के बाद 6 महीना उससे अधिक समय तक बंद रह गया, तो इसे सेकेंडरी हम लोग एमेनोरिया कहते हैं। ठीक है, जो कि अक्सर आप लोग देखते होइएगा, सुनते होइएगा। अगर आप गर्ल हैं या फीमेल हैं तो पता होगा कि किसी गर्ल्स का मान गए आ तो गया, ठीक है ना, मासिक धर्म आ तो गया, बट क्या होता है कि उसमें आने के बाद जो है 6 महीना साल भर तक नहीं आता है एक बार आने के बाद। तो यही द्वितीयक एमेनोरिया होता है, जो कि पैथोलॉजिकल एमेनोरिया का ही एक प्रकार है। और यह सब कहीं ना कहीं किसी न किसी रोग के कारण होता है। ठीक है, तो कुल मिला के यह 4 प्रकार हमने आपको दिखाया। 2 मेन प्रकार था फिजियोलॉजिकल और एक था पैथोलॉजिकल। पैथोलॉजिकल भी 2 प्रकार के होते हैं, जो कि मैंने आपको बता दिया। ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी। अब ये तो हम जान गए, इसके प्रकार देख लिए। अब हम देखेंगे कि आखिर ये सब किन किन कारणों से होता है। क्योंकि हम लोग पहले ही जान रहे हैं कि एमेनोरिया कोई बीमारी नहीं है, एमेनोरिया बीमारी का एक लक्षण हो सकता है। समझ रहे हैं? चलिए, तो एमेनोरिया जो होता है देख लीजिए, इम्परफोरेट हाइमन जो स्त्री के जो आप लोग जानते हैं जननांग होता है, वहाँ पे हाइमन होता है। और यह हाइमन अगर इम्परफोरेट है मतलब अच्छिद्रित है, हाइमन का अच्छिद्रित होना यह जो है क्या होता है, कारण होता है। ये भी हो सकता है। ट्रांसवर्स वैजिनल सेप्टम, जो वैजिना का जो सेप्टम है वह ट्रांसवर्स हो सकता है। ठीक है, वैजिनल एट्रेसिया, ठीक है ना, वैजिनल एट्रेसिया, वैजिना का संकुचन होना। सर्वाइकल एटोनोसिस मतलब जो सर्वाइकल है वह बहुत ज़्यादा, दोनों सर्वाइकल का जो द्वार है वह दोनों आपस में चिपका हुआ है, तो इसके कारण भी नहीं हो सकता है। वैजिनल एट्रेसिया है, बहुत ज़्यादा वैजिना योनि संकुचन है, तो इस कंडीशन में भी जो है नहीं होगा। रिप्रोडक्टिव ग्लैंड का विकसित नहीं होना और जो जनन ग्रंथि है उसका विकसित नहीं होना भी कारण हो सकते हैं। GARH का श्रवण कम होना कैलीमेंस सिंड्रोम कहलाता है। GARH एक हार्मोन होता है जिसका कम सिक्रेशन होने से कैलीमन सिंड्रोम्स हम लोग उसको कहते हैं। तो अभी तक हम कारण में क्या देखें, इम्परफोरेट हाइनस। इम्परफोरेट हाइमिन के मतलब है कि अछिद्रित हाइमेन, ठीक है, हाइमन में छिद्र नहीं होता है। ट्रांसवर्स वैजिनल सेप्टम, ठीक है, वैजिनल एट्रेसिया, ओके, सर्वाइकल एस्टोनोसिस, रिप्रोडक्टिव ग्लैंड की विकसित नहीं होना, GARH हार्मोन का कम सिक्रेशन होना जिसे कैलीमन सिंड्रोम भी कहते हैं। एक कारण हो गया, और सारे कारण हैं, देखिए ना। प्यूट्रिट डिस्फंक्शन, अब प्यूट्रिट जिसे हम लोग मास्टर ग्लैंड कहते हैं, बहुत सारे हार्मोन को सिक्रेशन के लिए उत्तरदायी होता है। तो प्यूट्रिट ग्लैंड डिस्फंक्शन काम करना, या प्यूट्रिट ग्लैंड सीधा आप लोग कह लीजिए
कि जो प्यूट्रिट ग्लैंड होता है वह प्यूट्रिट ग्लैंड डिस्फंक्शन काम नहीं करेगा। जेनाइटल टिश्यू डिसऑर्डर, एंडोक्राइल एबनॉर्मेलिटी। एंडोक्राइल एबनॉर्मेलिटी का मतलब होता है कि जो अंतःस्रावी विकृतियां हैं वह हो सकता है। जेनाइटल मतलब जो जननांग ऊतक होता है उसमें प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। पॉलीसाइस्टिक ओवेरियन डिजीज, पीओडी। पीओडी मतलब होता है पॉलीसाइस्टिक, ठीक है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, याद रखिएगा। कुपोषण हो सकता है, मनोवैज्ञानिक कारण भी हो सकता है, मोटापा भी हो सकता है, चिकित्सीय अनियमितता भी हो सकता है, क्षय रोग भी हो सकता है, संक्रमण भी हो सकता है, एनीमिया भी हो सकता है, एड्रीनल का ट्यूमर भी हो सकता है, प्यूट्रिट का ट्यूमर भी हो सकता है, मिक्सोडमा भी हो सकता है। तो बहुत सारे कारण जो है आपके बन सकते हैं एमेनोरिया, रक्त मासिक धर्म न आने का या एकाध बेर हो जाने के बाद बहुत लंबे समय तक बंद होने का जो कारण हो सकते हैं, बहुतों कारण हो सकते हैं। बहुत सारे हार्मोनल कारण हो सकते हैं, हार्मोनल सिक्रेशन में अनियमितता हो सकते हैं, समझ गए। क्योंकि जब तक जो हार्मोनल एक्टिविटी अगर किसी फीमेल में नहीं आएगा तब तक उसके अंदर यह मासिक धर्म शुरू नहीं होता है। इसीलिए जो प्यूबर्टी आता है तो उसके बाद हार्मोनल जो एक्टिविटी होता है वह बदलने लगता है, तभी जाके मासिक धर्म शुरू भी होता है। लेकिन इसी में अगर अनियमितता होता है हार्मोनल के सिक्रेशन में, या तो प्यूट्रिट का डिस्फंक्शन हो जाएगा, प्यूट्रिट ग्लैंड का, ठीक है, या आपका इंडोक्राइल जो सिस्टम है वो सही से नहीं काम कर पाएगा, या अन्य संक्रमण हो सकता है, या फिर एड्रीनल में जो है ट्यूमर हो सकता है, क्षय रोग इसका कारण हो सकते हैं, ब्लड बॉडी में नहीं बन रहा है तो इसका भी कारण हो सकता है। देखते होइएगा ये कारण ज़्यादातर मोटी जो लड़कियाँ होती है उसमें ज़्यादा कारण होता है कि जो बहुत ज़्यादा जो है 12, 13, 14 साल में ही बहुत ज़्यादा मोटी हो जाती है, तो उसमें भी यह रीजन आ जाता है, ठीक है। अनेकों प्रॉब्लम जो है हो सकते हैं, कुछ ऐसे चिकित्सीय अनियमितता भी हो सकता है, साइकोलॉजिकल भी प्रॉब्लम हो सकता है, कुपोषण भी हो सकता है, ओवरी का डिजीज भी हो सकता है, जेनिटल टिश्यू डिसऑर्डर भी हो सकता है, ठीक है ना। बहुतों कारण हो सकते हैं। रिप्रोडक्टिव ग्लैंड विकसित नहीं होगा तो भी कारण, वेजिनल एस्टेनोसिस, ठीक है, वेजिनल एट्रेसिया, सर्वाइकल एस्टेनोसिस, ट्रांसवर्स वेजिनल सेप्टम, इनपरफॉर्मेंट हाइमेन। तो बहुत सारे कारण हैं, इसमें से जो भी कारण आपको जितना भी कारण याद रहेगा आराम से आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। इतना सारा कारण दिया गया है, जो भी याद रहेगा, जितना याद रहेगा लिखिएगा। अब इसमें निदान क्या क्या हो सकता है, तो फिजिकल भौतिक एग्जामिनेशन, शारीरिक एग्जामिनेशन होता है, हिस्ट्री लिया जाता है कि आखिर पेशेंट में पहले से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, अल्ट्रासोनोग्राफी यूएसजी जो है किया जाता है पेशेंट का, ठीक है। सीरम हार्मोन लेवल इन्वेस्टिगेशन, हार्मोन लेवल का जो है चेक किया जाता है कि जो सेक्सुअल हार्मोन होता है वह सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसका टेस्ट किया जाता है। ब्लड का टेस्ट किया जाता है, प्रोजेस्टेरोन चैलेंज टेस्ट किया जाता है, पीसीटी इसको कहते हैं, प्रोजेस्टेरोन चैलेंज टेस्ट किया जाता है। तो यह सब कुछ टेस्ट है, सीरम टेस्ट, हार्मोन टेस्ट, ठीक है, ब्लड टेस्ट, ये सब अल्ट्रासाउंड वगैरह ये सब कुछ चीज़ें होता है जिससे पता चलता है अगर हार्मोनल प्रॉब्लम है तो वो पता चलेगा, अगर प्रोजेस्टेरोन चैलेंज में प्रॉब्लम है तो ये पता चलता है, ठीक है। ब्लड टेस्ट होने से संक्रमण के कारण है तो वो पता चलता है, एनीमिया है तो वो पता चलता है, ठीक है, कोई और इन्फेक्शन वाले डिजीज है तो वो पता चल जाता है, समझ गए। अल्ट्रासाउंड से ये पता चल जाता है कि कहीं एड्रीनल में प्रॉब्लम तो नहीं है, ओवरी में तो प्रॉब्लम नहीं है, यूट्रस में तो प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये सब पता चल जाता है, तो ये सब पता चलने से निदान होता है, ठीक है ना। अब उपचार क्या क्या होता है माय डियर। उपचार में एमेनोरिया स्वयं से कोई रोग नहीं माना जाता है बल्कि किसी अन्य रोग का लक्षण होता है, अतः रोग के मूल रोग की चिकित्सा की जाती है। मैंने आपको पहले ही बताया कि एमेनोरिया कोई मूल रूप से रोग नहीं है, एमेनोरिया किसी रोग का लक्षण हो सकता है, ठीक है, जो किसी अन्य रोग के कारण आपके मासिक धर्म बंद हो सकते हैं। तो पहले उस रोग को ढूंढा जाता है जिस रोग के कारण मासिक धर्म बंद होता है, तो पहले उस रोग को ढूंढ कर पता किया जाता है और उसका ट्रीटमेंट कराने पर सही हो जाता है, ठीक है। उसके बाद है रजोरोध के उपचार के लिए निम्न हार्मोन थेरेपी दी जाती है। अब अगर मान गए अगर हमको मेनली अगर चालू करना है, रजोधर्म चालू करना है जो बंद पड़ा हुआ है, तो एमेनोरिया के उपचार के लिए कुछ हार्मोन थेरेपी दी जाती है। कौन कौन, जैसे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन दिया जाता है, एस्ट्रोजेन हार्मोन दिया जाता है, ठीक है, LH, ठीक है, और FSH, ठीक है ना, ये 2 हार्मोन दिया जाता है। ये हार्मोनल थेरेपी है, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, LH एंड FSH, ये हार्मोन थेरेपी दिया जाता है अगर हार्मोनल प्रॉब्लम के कारण होगा तो। अन्य रोगों का लाक्षणिक उपचार किया जाता है। अब अन्य कोई रोग है तो उसका लक्षण के आधार पर उपचार किया जाता है। जैसे रोगी का अगर चिंता के कारण ये प्रॉब्लम है, एंजाइटी के कारण साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो साइकोथेरेपी दिया जाता है। कुपोषण के कारण है तो कुपोषण के दूर करने के लिए उचित पोषण दिया जाता है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन रोग के लिए कॉर्टेजाइजेशन सर्जरी की जाती है। अगर मान के उससे ओवरी में रोग है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन रोग है, तो उसे कॉर्टेराइजेशन सर्जरी किया जाता है, ठीक है ना, कॉर्टेराइजेशन सर्जरी किया जाता है, ठीक है।
एंड चौथा है हाइपर प्रोलैक्टिन, समझ गए ना। हाइपर प्रोलैक्टिन स्तर के लिए ब्रोमोक्रिप्टिन देते हैं। अगर पेशेंट में हाइपर प्रोलैक्टिन स्तर, अगर प्रोलैक्टिन का स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है ना, हाइपर हो जाता है प्रोलैक्टिन का स्तर, तो इसके लिए ब्रोमोक्रिप्टिन दिया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा कि अगर किसी में प्रोलैक्टिन स्तर बढ़ जाए तो उसमें ब्रोमोक्रिप्टिन दिया जाता है। ठीक है, तो यह कुछ उपचार है, अन्य उपचार है, तो इसको हम लोग देख लिए। और इस प्रकार से आपका यहाँ पे ये होता है समापत। प्रश्न हो गया समाप्त। अब एज ए नर्स आप मैनेजमेंट खुद से लिखिएगा। ओके, नर्सिंग मैनेजमेंट मैं कितना बताऊं नहीं बताऊंगा, समझ गए, आपको खुद से लिखना है बीमारी के अनुसार। ओके, चलिए अब माय डियर एक प्रश्न हमारा यहाँ पे आता है, आप लोग सेकेंड ईयर में भी पढ़े हैं, सर्विक्स कैंसर। सर्विक्स कैंसर क्या होता है, इसके कितने कारण होते हैं, कौन से प्रकार, लक्षण, निदान, प्रबंध। तो सर्विक्स कैंसर, सर्विक्स में होने वाले कैंसर को सर्विक्स कैंसर कहते हैं। कैंसर क्या होता है आप लोग को पता है कि जिस भी अंग में कैंसर होता है वहाँ का टिश्यू हो या सेल हो, उसमें अनियंत्रित विभाजन होता है, वृद्धि होता है, और वह सभी आपस में मिल कर अपरिपक्व कोशिका एक ट्यूमर बना देता है और उस जगह पर वह एक कैंसर सेल बन जाता है। तो यही हमारा कैंसर सेल होता है। आप लोगों को पता है, मैं पढ़ा चुका हूँ सेकेंड ईयर में, एक मैलिग्नेंट सेल होता है और एक बेनाइन सेल होता है। मैलिग्नेंट सेल अगर किसी को हो गया तो वह काफ़ी खतरनाक जो है हो जाता है, समझ गए। तो चलिए देखते हैं। अब हमें सर्विक्स कैंसर इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि यह महिलाओं में होने वाला सबसे ज़्यादा कैंसर है। ठीक है, सर्विक्स कैंसर, इसे गर्भाशय मुखीय कैंसर, गर्भाशय मुखीय क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह यूट्रस के मुख द्वार पर होता है। ठीक है ना, चलिए, गर्भाशय की सर्विक्स की कोशिकाओं में अनियंत्रित विभाजन होने से कैंसर की स्थिति उत्पन्न होती है। यह स्त्रियों में सर्वाधिक होने वाला कैंसर है। तो यहाँ पे एक लाइन में लिखा गया है, बट इसको आप कैसे लिखेंगे कि लिखेंगे कि गर्भाशय के सर्विक्स में कोशिकाओं के अनियंत्रित रूप से विभाजन और वृद्धि होने के कारण सर्विक्स के आंतरिक रूप से या बाह्य रूप से वहाँ पे एक कोशिका जो होता है अनियंत्रित कैंसर कोशिका का निर्माण होता है जो एक ट्यूमर के रूप में बनाता है, और उसी को हम लोग गर्भाशय सर्विक्स कैंसर कहते हैं। ठीक है, यह स्त्रियों में होने वाला सर्वाइकल कैंसर सबसे ज़्यादा होता है स्त्रियों में। ठीक है ना, चलिए, प्रकार होता है, एक होता है एक्टो और एक होता है इंडो। एक्टो होता है जो सर्विक्स में बाहर की तरफ से होता है, और जो इंडो होता है वह सर्विक्स में अंदर की तरफ से होता है कैंसर। ठीक है, जैसे यह मान गए यह यूट्रस है, समझ गए, यह यूट्रस है, तो यह यूट्रस में यहाँ पे एक जो है यही द्वार जो है सर्विक्स का होता है। अगर मान गए बाहर से अगर यह जो है ट्यूमर बन गया ये सर्विक्स के पास, तो वह जो है एक्टो हो जाएगा, लेकिन यही चीज़ अगर अंदर से हो जाए तो क्या हो जाएगा, इंडो हो जाएगा। तो चीज़ों को आप लोग समझ लीजिए, दो प्रकार भी समझ गए। कारण क्या हो सकते हैं इसके होने का, तो माय डियर कारण होता है HPV इन्फेक्शन। ठीक है, तो ये आप लोग HPV संक्रमण हो सकते हैं, कोई जो है यौन संचारित रोग भी इसका कारण बन सकता है, और हार्मोनल स्तर में अनियमितता होने से भी यह कारण बन सकते हैं। और भी कारण हो सकते हैं, स्मोकिंग करना, ठीक है, एल्कोहल का सेवन करना, बहुत ज़्यादा फैटी भोजन करना, जो हम कैंसर में पढ़ाए हैं आप लोग और सारे लिख दीजिएगा। बाकी यह 3 मुख्यतः इसका जो है कारण है कि HPV संक्रमण, STD संक्रमण और हार्मोन स्तर में अनियमितता। तो यह 3 महत्वपूर्ण लक्षण है। बाकी कैंसर के लिए और लिख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा मोटापा होना, ठीक है, बहुत ज़्यादा मोटापा होना, बहुत ज़्यादा फैटी भोजन करना, ठीक है ना। तो ये सब जो चीज़ें हैं आप खुद से भी लिख सकते हैं। कैंसर के बारे में मैं अच्छा से सेकेंड ईयर में पढ़ा दिया हूँ, सेकेंड ईयर में भी ये पढ़ना है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हो गया, ठीक है। चलिए, अब लक्षण क्या होते हैं माय डियर, अगर मान गए किसी के सर्विक्स में अगर कैंसर हो जाए तो क्या क्या लक्षण होंगे। सबसे पहले एनोरेक्सिया, भूख नहीं लगेगा। भूख क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि उसको प्रॉब्लम होगा वहाँ पे, ठीक है ना। कमर में दर्द होगा, बैक एक होगा, ओके ना। चलिए, दुर्गंध युक्त योनि स्राव, योनि से जो सिक्रेशन होगा, वेजिनल डिस्चार्ज होगा, वह बहुत ज़्यादा फाउल स्मेल में होगा, मतलब दुर्गंध वाला होगा। योनि से अनियमित रूप से डिस्चार्ज होगा, मूत्र त्याग करने में कठिनाई व दर्द होगा, एनीमिया होगा, श्रोणि प्रदेश पेल्विक रीजन में दर्द होगा। तो यह सब नॉर्मल है। अगर मान के किसी को सर्विक्स में कैंसर हो जाता है तो आप समझिए कि क्या क्या प्रॉब्लम होगा, क्या क्या लक्षण होगा, तो वही सब लक्षण को लिखना है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें हैं, मैंने बता दिया, आपके सामने में है। अनियमित योनि स्राव, मूत्र त्यागने में कठिनाई व दर्द होना, एनीमिया होना, श्रोणि प्रदेश में दर्द होना, दुर्गंध से योनि स्राव होगा वह दुर्गंध भरा होगा, कमर में दर्द होगा, भूख नहीं लगेगा, बेचैनी होगा, आरामदायक नहीं फील करेगा, रेस्टलेस हो जाएगा पेशेंट। निदान क्या क्या होगा, निदान देख लीजिए। निदान में सबसे पहले योनि का एक परीक्षण किया जाएगा, वेजिनल एग्जामिनेशन होगा, पैप स्मीयर टेस्ट होता है जो कि
सर्विक्स कैंसर के लिए आता है, सर्विक्स के लिए। MRI कराया जा सकता है, CT स्कैन हो सकता है, वैजिनल जो सिक्रेशन होता है, डिस्चार्ज हो रहा है, उसका टेस्ट किया जाएगा, वैजिनल स्वैब कल्चर का। सर्वाइकल साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन होगा। अब जो सर्विक्स होता है उसके ऊतकों का जांच किया जाता है, जिसे साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन कहते हैं। तो यह कुछ निदान है, इसको याद रखिएगा। वैजिनल एग्जामिनेशन, पेपेस्मियर, MRI, CT स्कैन, वैजिनल स्वैब कल्चर टेस्ट और सर्वाइकल साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब माय डियर इसके उपचार को बताना है। तो ट्रीटमेंट कैसे होता है, ट्रीटमेंट कौन सा है, तो आप लोग पढ़े हैं कैंसर के लिए कीमोथेरेपी है, कैंसर के लिए हमारा क्या चीज़ है, कीमोथेरेपी के बाद रेडिएशन थेरेपी है, कैंसर के लिए जो है अनेक थेरेपियाँ दिया जाता है। ठीक है, तो देखिए कैंसर के लिए जो है कैंसर की अवस्थाओं पर निर्भर करता है कि उसको कौन सा उपचार दिया जाएगा। बाकी देखिए रेडिएशन थेरेपी है, इसमें कैंसर ग्रस्त कोशिकाओं पर रेडिएशन प्रहार कराया जाता है जो कैंसर कोशिकाओं को नष्ट कर देती है। यह आंतरिक व बाह्य अथवा दोनों प्रकार से हो सकती है। रेडिएशन थेरेपी आप लोग को पता है कि इसमें रेडिएशन के द्वारा जो है ऊतकों को क्षतिग्रस्त किया जाता है। उस ऊतक को जो कैंसर सेल वाला होता है, यह आंतरिक और बाह्य या दोनों तरीके से जो है दिया जा सकता है। ठीक है ना, तो रेडिएशन थेरेपी यही होता है। दूसरा है क्रायो सर्जरी। क्रायो सर्जरी जो होता है इसमें अत्यधिक कम तापमान पर कैंसर ग्रस्त कोशिकाओं को नष्ट किया जाता है। क्रायो सर्जरी का मतलब होता है कि जिस भी क्षेत्र का ऊतक में अगर वृद्धि हो या सर्जरी करना हो तो वहाँ पे बिल्कुल कम तापमान, मतलब इतना तापमान कर दिया जाता है कि शरीर का वह ऊतक जो है स्वयं से गल जाता है, स्वयं से ख़त्म हो जाता है। अगर बर्फ़ में किसी व्यक्ति को आप रख दीजिएगा तो क्या होगा, वह व्यक्ति गल जाता है। ठीक है ना, ये चीज़ें समझ लीजिए। एकदम उसका मांस जो है कठोर हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा अपने आप। तो ये जो होता है क्रायो सर्जरी, इतना ना कम तापमान कर दिया जाता है जिससे कैंसर ग्रस्त जो कोशिका होता है वह नष्ट हो जाता है। ठीक है, 3 है समूल गर्भाच्छेदन, रेडिकल हिस्टेरेक्टोमी। हिस्टेरेक्टोमी मतलब गर्भाशयोच्छेदन। ठीक है, देख लीजिए, यदि कैंसर इन्वेंसिव स्टेज में हो तो हिस्टेरेक्टोमी की जाती है। इसमें गर्भाशय के साथ उसके सहायक अंग जैसे फैलोपियन ट्यूब, अंडाशय आदि को भी सर्जरी द्वारा हटा दिया जाता है। अब हिस्टेरेक्टोमी का मतलब होता है कि गर्भाशय को निकाल देना। गर्भाशय के साथ जो भी अन्य सहायक अंग है जैसे फैलोपियन ट्यूब, ओवरी, अंडाशय, इसको सर्जरी के द्वारा हटा दिया जाता है और यह तब किया जाता है जब कैंसर इन्वेंसिव स्टेज में होता है। तो यही हमारा रेडिकल हिस्टेरेक्टोमी होता है जो कैंसर सर्वाइकल के उपचार में किया जाता है। तो उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा। बाकी माय डियर अब नर्सिंग मैनेजमेंट आपको खुद से लिखना है। नर्सिंग मैनेजमेंट मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि नर्सिंग मैनेजमेंट आप फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में आ गए हैं। तो नर्सिंग मैनेजमेंट आप लिखिए कि किसी को अगर कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर है, तो उसमें आप क्या क्या मदद कर सकते हैं, क्या क्या प्रबंध कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब एक आता है इंट्रा यूटेरिन ग्रोथ रिस्ट्रिकेशन, IUGR। IUGR होता है I फॉर इंट्रा, U फॉर यूटेरिन, G फॉर ग्रोथ, R फॉर रेस्ट्रिकेशन। इंट्रा मतलब अंतः, यूटेरिन मतलब गर्भाशय, अंतः गर्भाशय, ग्रोथ मतलब वृद्धि या विकास कहिए, वृद्धि। ठीक है, और रेस्ट्रिकेशन मतलब अवरोध। ठीक है, यानी बंद होना। तो अंतः गर्भाशय वृद्धि अवरोध, इससे क्या समझते हैं, इसका क्या कारण, लक्षण, जटिलता, निदान और प्रबंध, सब कुछ बताना है। नाम से स्पष्ट है कि गर्भ के अंदर वृद्धि के रुकावट यानी अवरोध से क्या समझते हैं, इसी को बताना है। चलिए देखते हैं। देखिए इंट्रा यूटेरिन ग्रोथ रेस्ट्रिकेशन IUGR क्या होता है, शिशु में सामान्य से कम वृद्धि होना अंतः गर्भाशय वृद्धि अवरोध कहलाता है। माय डियर, गर्भाशय के अंदर गर्भ में पल रहे शिशु के सामान्य से अगर कम वृद्धि होता है तो उससे हम लोग इंट्रा यूटेरिन ग्रोथ रेस्ट्रिकेशन कहते हैं। मतलब गर्भाशय के अंदर जो है वृद्धि कम होना ही भ्रूण का यानी शिशु का जो है वह इंट्रायूटेरिन ग्रोथ रेस्ट्रिकेशन कहलाता है। समझ गए, सीधी सी बातें हैं। चूँकि नाम में ही इसका डिफिनीशन छुपा हुआ है। अंतः मतलब अंदर, गर्भाशय मतलब गर्भाशय के अंदर, वृद्धि मतलब वृद्धि और अवरोध मतलब रुकावट, यानी गर्भाशय के अंदर वृद्धि में रुकावट। किसका, शिशु के, शिशु में गर्भाशय के अंदर वृद्धि में रुकावट ही जो है या कम वृद्धि होना ही अंतः गर्भाशय वृद्धि अवरोध कहलाता है। ओके, कोई दिक्कत नहीं। इसे निम्न मापदंडों में समझा जा सकता है। इसे अलग अलग मापदंडों में समझ सकते हैं कि कौन कौन से चीज़ें में जो है क्या क्या जो है वृद्धि जो है अवरुद्ध होगा। सिर के परिधि, अगर बच्चे में सिर का परिधि जो है सामान्य से छोटा है या बड़ा है तो यह सिर के परिधि अगर सही नहीं होगा तो यह अवरोध के कारण। उदर की परिधि एब्डोमिनल सरकमफ्रेंस, अगर उदर का परिधि सही नहीं है तो भी यह जो है
वही कहाएगा। फीमर की अवृद्धि और बाइपेरिटल डायमीटर बीपीडी, तो ये सब जो है आपके होते हैं। इस समय अगर कोई वृद्धि में प्रॉब्लम होगा, रुकावट होगा, अवरोध होगा तो वही IUGR कहलाता है। जैसे सिर की परिधि में, सिर के परिधि में जो है अवरुद्ध होना, वृद्धि का अवरुद्ध होना, उदर में जो है वृद्धि का अवरुद्ध होना, फीमर के परिधि में वृद्धि का अवरुद्ध होना और बाइपेरिटल डायमीटर बीपीडी का जो है आपके अवरुद्ध होना। तो यह सब कुछ मापदंड है, ये 4 याद रखिएगा, सिर, उदर, फीमर, बाइपेरिटल। ठीक है, बाइपेरिटल, फीमर, उदर, सिर, ये याद रखिएगा। और ये जब आप याद रखेंगे तो आप समझेंगे कि इसी के जो है अवरुद्ध होने से जो है आपके यही गर्भाशय में अवरुद्ध हो सकता है और यही जो है IUGR कहलाता है। ठीक है, सिर के परिधि अगर सामान्य से छोटा होगा, उदर के परिधि सामान्य से छोटा होगा, वृद्धि कम होगा, फीमर के परिधि जितना होना चाहिए उससे कम होगा, बाइपेरिटल डायमीटर अगर कम होगा, तो यह सब वृद्धि अवरोध का जो है लक्षण होते हैं, जिसको इस तरीके से आप समझ सकते हैं। ठीक है, अब इसके होने के कारण कॉजेज क्या होते हैं, तो कॉजेज में बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं। जैसे मान गए कोई महिला प्री एक्लेम्सिया से ग्रसित है, मैं आपको बता चुका हूं कि प्री एक्लेम्सिया क्या होता है। ठीक है, उच्च रक्तचाप, गर्भ अवस्था के दौरान महिला हाइपरटेंशन का शिकार हो, महिला प्री एक्लेम्सिया से ग्रसित हो। ठीक है, गर्भ के दौरान ही उसे एनीमिया हो जाए। ठीक है, उसे गर्भाशय में कोई विकृति जो है प्रॉब्लम आने लगे, गर्भाशय में संक्रमण हो जाए, मल्टीपल प्रेगनेंसी हो सकता है। ठीक है, एक से ज़्यादा प्रेग्नेंट रहना। ठीक है, भ्रूण में विकृतियाँ होना, औषधि व्यसन ड्रग का एडिक्शन होना। ठीक है, माँ की अधिक उम्र होना, महिला की लंबाई कम होना, गुणसूत्रीय विकृतियाँ, तो ये सब कहीं ना कहीं कारण बनते हैं जो यूट्रस में बच्चे को वृद्धि को रोकता है। ठीक है, ज़्यादातर माँ से ही रिलेटेड है। प्री एक्लेम्सिया, हाइपरटेंशन, एनीमिया, गर्भाशय में विकृति। ठीक है, विकृति मतलब गर्भाशय में समस्या, गर्भाशय में संक्रमण, एक से ज़्यादा जो है गर्भ अवस्था। ठीक है, भ्रूण में विकृति मतलब फीटल में भी प्रॉब्लम इसका कारण बन सकता है। ठीक है, औषधि व्यसन, अगर कोई माँ ड्रग के एडिक्ट है तो उसको जो है बच्चे पर प्रभाव पड़ेगा। माँ के अधिक उम्र भी बच्चे पर प्रभाव पड़ता है। महिला की लंबाई कम होगा तो बच्चे का वृद्धि भी जो है कम होगा। ठीक है, गुणसूत्रीय विकृतियाँ भी हो सकता है, क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी भी कारण बन सकता है कि बच्चा जो है, ये सब कारण बन सकता है कि बच्चा जो है गर्भ में वृद्धि कम हो। और जब बच्चा जो है गर्भ में वृद्धि कम करता है तो उसे ही IUGR कहते हैं, इंट्रायूटेरिन ग्रोथ रेस्ट्रिकेशन। ओके, अब आता है लक्षण। लक्षण की बात किया जाए तो आपको पता है कि वृद्धि कम होने पर क्या क्या लक्षण जो है दिखाई देंगे शिशु में, बच्चे में। देख लीजिए, शिशु का भार सामान्यतः 600 ग्राम से कम होता है। ठीक है, जब बच्चा मान गए लक्षण क्या होगा, तो लक्षण ये होता है कि शिशु का भार जो है सामान्यतः 600 ग्राम से कम होता है। ठीक है, चलिए, शिशु की त्वचा सूखी व झुर्रीदार होगा, शिशु की लंबाई सामान्यतः जो है कम होगा, प्रतिवर्त उपस्थित रहते हैं, शिशु बूढ़े आदमी की तरह दिखता है, और यह सब जो है आपके वृद्धि का ही जो है रुकावट होने से होता है। ठीक है, तो शिशु का भार अगर सामान्यतः 600 ग्राम से कम है, शिशु की त्वचा सूखी एवं झुर्रीदार है, शिशु की लंबाई सामान्यतः जो है कम होती है, प्रतिवर्त उपस्थित जो है नहीं होते हैं, शिशु बूढ़े आदमी की तरह जो है दिखते हैं, तो यह सब जो है आपके लक्षण होते हैं। और यह लक्षण जो है बच्चे के वृद्धि कम होने के कारण होते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग समझ गए। चलिए, जटिलता क्या होते हैं, कॉम्प्लिकेशन क्या होते हैं, तो अगर मान गए बच्चे ऐसे वृद्धि कम में आते हैं, वृद्धि कम वाले बच्चे होते हैं, तो उसका जटिलता होगा कि बच्चे को कोई समस्या हो जाएगा, हाइपोक्सिया हो सकता है, मतलब ऑक्सीजन का कमी होना, हाइपोग्लाइसेमिया, ग्लूकोज के बहुत ज़्यादा लेवल कम हो जाना, एस्फेक्सिया मतलब दम घुटना, और मिकोनियम एस्पायरेशन सिंड्रोम हो सकता है। तो यह सब कुछ जटिलता जो है हो सकते हैं भ्रूण में, गर्भाशय के अंदर अगर वृद्धि कम होगा तो। ठीक है, तो फीटल डिस्ट्रेस मतलब बच्चे से संबंधित परेशानियां, हाइपोक्सिया मतलब ऑक्सीजन का कम होना, हाइपोग्लाइसेमिया मतलब ग्लूकोज लेवल कम होना, एस्फेक्सिया मतलब श्वसन कष्ट होना, और मिकोनियम एस्पायरेशन सिंड्रोम, यह जो है जटिलता होते हैं। समझ गए, इसी IUGR का। ओके, इसका निदान क्या होता है, डायग्नोसिस क्या है, तो डायग्नोसिस में फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है, USG किया जाता है, एक्सरे किया जाता है, एमिनोसेंटेसिस किया जाता है, एमनियोटिक फ्लूइड का चेक किया जाता है, बायो फिजिकल प्रोफाइल ऑफ बेबी का बायो फिजिकल प्रोफाइल टेस्ट किया जाता है, कार्डियो देख लीजिए, कार्डियो टोकोग्राफी जो है किया जाता है। तो यह सब जो है आपके कुछ जो है निदान है, डायग्नोसिस है, एक्सरे वगैरह, एमिनोसेंटेसिस, एमनियोटिक फ्लूइड, बायोफिजिकल प्रोफाइल बेबी का, और कार्डियो टोकोग्राफी जो है करके पता किया जाता है कि क्या सच में वृद्धि बच्चे में कम हो रहा है या क्या है। ठीक है, तो ये चीज़ें होता है।
अब इसका प्रबंध कैसे करेंगे तो देख लीजिए, रोगी को अस्पताल में भर्ती कर भ्रूण का लगातार जो है निरंतर अवलोकन करना चाहिए। सबसे पहले अगर मान गए एक प्रॉब्लम जो है बच्चे में अगर दिख जाता है जांच वाँच कराने के बाद कि बच्चा जो है विकास अच्छा से नहीं किया, उसका वृद्धि सही से नहीं हुआ है, तो उस कंडीशन में भ्रूण का निरंतर अस्पताल में रोगी को भर्ती कर दिया जाता है और भ्रूण का निरंतर जो है अवलोकन किया जाता है, देखा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है रोगी के जैविक चिन्हों की निरंतर जांच की जाती है। रक्तदाब, नाड़ी दर, श्वसन दर, तापमान आदि जो महिला है उसका जांच करते रहता है। IUGR के प्रकार एवं गंभीरता की जांच के लिए आवश्यक परीक्षण किए जाते हैं और जो भी जांच की आवश्यकता हो IUGR में वह किए जाते हैं। रोगी के लक्षण का उपचार भी किया जाता है, जो लक्षण दिखता है उसका उपचार किया जाता है। रोगी को पर्याप्त बेड रेस्ट देने के लिए कहा जाता है। कुपोषण की रोकथाम के लिए संतुलित आहार देते हैं, क्योंकि अगर कोई महिला कुपोषित है तो जाहिर सी बात है उसके बच्चे में वृद्धि कम ही होगा। ठीक है। IUGR का वास्तविक प्रबंध चिकित्सीय गर्भपात है, यह गर्भ की अवधि पर निर्भर करता है। और IUG का रियल में जो प्रबंध है वह होता है आपका एवर्सन कराने पर ही जो है आपके ये जो है आप इससे बच सकते हैं। वरना अगर कोई गर्भ में कोई भ्रूण का वृद्धि अगर सही से नहीं हो पाया और आप उसका अगर जन्म दे देते हैं तो आपको जीवन भर उससे जो है ढोना पड़ेगा। हो सकता है कोई प्रॉब्लम जो है लंगड़ा लूझा हो या बोलने सही से बोल नहीं पाता हो या फिर जो है कोई और प्रॉब्लम जो है उसको जन्मजात हो सकता है ये वृद्धि कम होने से। ठीक है। तो इसका उचित प्रबंध यही होता है वास्तविक कि एबॉर्शन करा देना, और यह गर्भ के अवधि पर निर्भर करता है कि कितना दिन गर्भ का हुआ है। अगर कम दिन है तो एबॉर्शन सही है, अगर ज़्यादा दिन हो गया है तो एबॉर्शन नहीं हो पाएगा फिर। ठीक है। यदि गर्भावस्था 37 सप्ताह से अधिक हो तो इसे प्रेगनेंसी का टर्मिनेशन कर दिया जाता है। ठीक है। अगर मान गए 37 सप्ताह से अगर अधिक का जो है प्रेगनेंसी हो चुका है तो इस दौरान इसे टर्मिनेशन कर दिया जाता है प्रेगनेंसी का। ठीक है। यदि गर्भावस्था 37 से कम हो तो इस स्थिति में IUGR की गंभीरता का पता लगाया जाता है। यदि स्थिति कम गंभीर हो तो इसे 37 सप्ताह तक ले जाने का प्रयास किया जाता है, फिर टर्मिनेशन किया जाता है, मतलब बच्चे को जन्म दिलवा दिया जाता है। अगर कम गंभीर हो तो 37 सप्ताह तक इंतजार करवाते हैं, अगर ज़्यादा गंभीर हो तो फिर जो है उसे क्या करते हैं, इधर ही जो है उसका प्रबंध कर देते हैं। 8वां है गर्भावस्था के समापन करने के लिए। अब गर्भावस्था के समापन करने के लिए ऑक्सीटॉक्सिन ड्रिप देते हैं। झिल्लियों की अप्राकृतिक क्षति की जाती है, मतलब प्राकृतिक रूप से जो झिल्ली फटना चाहिए तो नहीं फटता है तो उसको जो है आर्टिफिशियल रूप से जो है उससे क्षति किया जाता है बच्चा निकलने के लिए। सिजेरियन सेक्शन का भी उपयोग किया जाता है अगर समय से पहले बच्चे को जन्म दिलवाना हो तो। ठीक है। तो यह कुछ जो है प्रबंध है, जिस प्रबंध को आप लोग खुद से भी लिख सकते हैं कि एक मान गए गर्भ में ऐसा बच्चा है जो पूर्ण रूप से वृद्धि नहीं हुआ है, तो पूर्ण रूप से अगर वृद्धि नहीं हुआ है बच्चा तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आगे उसके फेस करना पड़ेगा, तो इसके लिए क्या क्या प्रबंध हम लोग कर लेंगे पहले ही, ताकि गर्भ पूर्ण होने पर या पूर्ण होने से पहले जो है कोई दिक्कत ना हो। ठीक है। तो IUGR का मतलब समझ गए। अगर आपसे पूछेगा तो कंप्लीट जो है IUGR के बारे में आप लोग लिख लीजिएगा। ओके। आपसे पूछ सकता है सिफेलिक वर्जन के बारे में, समझ गए। एक तो हो गया वर्जन गर्भवर्तन, एक होता है सिफेलिक गर्भवर्तन, समझ गए। सिफेलिक, अब सिफेलिक क्या होता है, तो सिफेलिक का मतलब है कि शिशु का जो सिर है गर्भ में वह नीचे की तरफ होनी चाहिए, समझ गए, नीचे की तरफ, तो वही सिफेलिक होता है। तो यही सिफेलिक वर्जन क्या होता है। और बाह्य सिफेलिक वर्जन के बारे में पूछता है, जिसको हम लोग ECV कहते हैं, ECV इंग्लिश में कहते हैं, एक्सटर्नल सिफेलिक वर्जन, ECV, समझ गए। ECV इन प्रेगनेंसी या ECV जिसको एक्सटर्नल सिफेलिक वर्जन कहते हैं, बाह्य सिफेलिक गर्भ परिवर्तन को समझाना है। तो चलिए हम लोग इसको अच्छे से क्लियर करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है, तो लॉन्ग क्वेश्चन में पूछेगा तो आप लोग जवाब दे दीजिएगा आसानी से, बड़ी आसानी से हम समझाएंगे, समझ गए। चलिए सबसे पहले तो ये समझिए कि गर्भवर्तन होता क्या है, वर्जन क्या होता है। गर्भवती शिशु को, मतलब जो गर्भ में पल रहे शिशु है उसको गर्भाशय यानी यूट्रस में ही शिशु पलता है। तो गर्भवती शिशु को गर्भाशय में ब्रीच प्रेजेंटेशन से, मतलब ब्रीच प्रस्तुति से अनुकूल परिस्थिति में लाने के लिए किया जाने वाला परिवर्तन गर्भवर्तन वर्जन कहलाता है। अब आपको समझना होगा कि ये ब्रीच प्रेजेंटेशन होता क्या है। तो माय डियर, अनुकूल परिस्थिति और ब्रीच प्रेजेंटेशन ये होता क्या है। तो अनुकूल परिस्थिति क्या होता है, अनुकूल पोजीशन कौन सा होता है, सही पोजीशन, जब बच्चा का सिर गर्भ में, जब बच्चा का सिर नीचे की तरफ हो, समझ गए ना, नीचे की लोअर एरिया में हो, नीचे की तरफ सिर हो, क्योंकि डिलीवरी में पहले सिर ही आना चाहिए, तो लोअर नीचे की तरफ सिर हो तो वह अनुकूल परिस्थिति होता है, पैर ऊपर की तरफ हो, समझ गए। लेकिन ब्रीच प्रेजेंटेशन में होता यह है कि शिशु का जो सिर होता है ना ब्रीच प्रेजेंटेशन में, वह ऊपर की तरफ होता है, समझ गए, और पैर नीचे की तरफ होता है। जब ए प्रस्तुति रहता है, ब्रीच प्रस्तुति जब रहता है गर्भ में, तो फिर यह बहुत जटिल अवस्था हो सकता है लेबर के समय।
बहुत परेशानियाँ कर सकता है, क्योंकि इस कंडीशन में पहले पैर आएगा, क्योंकि पैर साइड से पतला रहता है, आसानी से निकल जाएगा। लेकिन जो सर और बॉडी वाला है यह आगे की तरफ मोटा होता है, फिर निकलने में लेबर करने में दिक्कत होगा, समझ गए। तो यह अनुकूल परिस्थिति नहीं होता है, ब्रिज प्रेजेंटेशन कोई अनुकूल नहीं होता है। तो अनुकूल बनाने के लिए जो किया जाने वाला परिवर्तन होता है उसी को गर्भवर्तन कहते हैं, समझ गए। अब कैसे किया जाता है परिवर्तन मैं आपको बताऊंगा आगे, पहले समझिए गर्भवर्तन क्या होता है। यानी गर्भ में पल रहे शिशु को एक अनुकूल परिस्थिति में लाने के लिए किया जाने वाला परिवर्तन ही गर्भवर्तन कहलाता है, समझ गए। चलिए, ये हो गया आपका यहाँ पे क्लियर। आगे देखिए, अब सिफेलिक गर्भवर्तन क्या होता है, देखिए ध्यान से। सिफेलिक गर्भवर्तन क्या होता है? सिफेलिक गर्भवर्तन का मतलब होता है कि गर्भवर्तन की क्रिया द्वारा, मतलब जो अभी ऊपर देखे है ना, वर्जन के क्रिया द्वारा गर्भ में पल रहे शिशु का सिर वाला भाग यानी सिफेलिक पोर गर्भाशय के निचले भाग लोअर पोर में लाया जाता है, इसे ही सिफेलिक गर्भवर्तन कहा जाता है। अब जो शिशु का सिर वाला भाग होता है वही सिफेलिक होता है, समझ गए। तो शिशु के जो सिर वाला भाग है सिफेलिक पोल है, वो अगर ब्रीच पोजीशन में है मतलब ऊपर की तरफ है, तो उसे जो है परिवर्तन करके जो है नीचे की तरफ लोअर पोल में लाया जाता है। यूट्रस के निचले हिस्से में निचले पोल की तरफ लाया जाता है सिर को, और पैर को ऊपर की तरफ घुमाकर जो है किया जाता है, और सिर को नीचे की तरफ किया जाता है। तो यही वाला परिवर्तन सिफेलिक परिवर्तन कहलाता है। जब सिर वाला भाग हो, सिफेलिक भाग हो, सिफेलिक पोल हो, और वह जब यूट्रस के निचले पोल में आ जाए परिवर्तन करने के बाद, गर्भवर्तन के बाद, तो वही जो है प्रक्रिया आपका सिफेलिक पोल यानी जो है सिफेलिक वर्जन कहलाता है, समझ गए। तो ये भी चीज़ को समझ गए कि सिफेलिक पोल वर्जन क्या होता है। आगे चलिए, सिफेलिक के कितने प्रकार होते हैं। देखिए, सिफेलिक के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। क्या होते हैं? सिफेलिक के मुख्यतः जो है दो प्रकार होते हैं। पहला एक्सटर्नल सिफेलिक वर्जन जिसको ईसी भी कहते हैं, और दूसरा इंटरनल होता है, समझ गए। सबसे ज़्यादा जो प्रचलित है एक्सटर्नल वाला है, सॉरी अब हाँ एक्सटर्नल बाह्य वाला है। चलिए देखते हैं, आपके सामने में है, देख लीजिए। जब गर्भस्थ शिशु मतलब गर्भ में पल रहे शिशु को लाइव प्रेजेंटेशन का परिवर्तन अनुकूल स्थिति में गर्भाशय के निचले पोल में लाने के लिए बाह्य मैनिपुलेशन द्वारा, समझ गए ना, किया जाता है, तो इसको बाह्य सिफेलिक परिवर्तन कहते हैं, समझ गए। बाह्य सिफेलिक गर्भ परिवर्तन का मतलब है कि जो गर्भ में पल रहा शिशु है वो अगर ब्रिज पोजीशन में है, लाई पोजीशन में है, यानी सिर ऊपर की तरफ पैर नीचे की तरफ है, तो यह हमारा जो है ब्रिज पोजीशन हो जाता है, समझ गए। इस पोजीशन को हम क्या करते हैं कि बाह्य मैनिपुलेशन मतलब बाहरी दबाव के द्वारा, समझ गए ना, उससे जो है हम क्या करते हैं धीरे धीरे दबाव देकर उससे जो है क्या करते हैं, इससे जो है इधर से या फिर इधर से, दोनों साइड से किसी साइड से घुमाकर परिवर्तन करके जो है हम इसे बाह्य सिफेलिक परिवर्तन कहते हैं, समझ गए। मतलब बाहर से पेट के एरिया को क्या किया जाता है, मैनिपुलेट किया जाता है, घुमाया जाता है, और जिससे जो है दबाव पड़ने पर बच्चा जो है आपके ऊपर के सिर जो रहता है वह धीरे धीरे खिसी कर नीचे की तरफ सिर और पैर ऊपर की तरफ चला जाता है। तो यही परिवर्तन एक्सटर्नल कहा जाता है, क्योंकि इस पर जो है एक्सटर्नल मैनिपुलेट किया जाता है, बाहर से मैनिपुलेशन किया जाता है, इसीलिए इसे एक्सटर्नल जो है सिफेलिक परिवर्तन कहते हैं, समझ गए। सिफेलिक परिवर्तन तो समझ ही गए कि अगर ब्रिज पोजीशन में हो, सिर ऊपर की तरफ हो, पैर नीचे हो, तो सिफेलिक को यानी सिर वाले भाग को परिवर्तन करके घुमा कर नीचे की तरफ लोअर एरिया में यूट्रस के शिफ्ट किया जाता है, और उसी को जो है हम लोग सिफेलिक जो है परिवर्तन कहते हैं। इसमें बाह्य जोड़ दे यानी बाहरी से मैनिपुलेट किया जाता है, बाहरी एरिया से पेट के चारों ओर से बाहर से मैनिपुलेशन किया जाता है, और तब जाके अगर ये चीज़ें होता है तो उसे बाह्य सिफेलिक गर्भवर्तन कहते हैं, समझ रहे हैं ना। तो यही चीज़ें हैं, ओके। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। अब यहाँ पे दूसरा है, कहता है दूसरा चीज़ देखिएगा, आंतरिक सिफेलिक गर्भवर्तन, इंटरनल सिफेलिक वर्जन। इस विधि में भ्रूण का आंतरिक गर्भवर्तन किया जाता है। अब ये जो आंतरिक वाला है इसमें भ्रूण का शिशु जो गर्भ में पल रहा है उसको आंतरिक इंटरनल तरीके से जो है बच्चे को घुमाया जाता है, परिवर्तन किया जाता है, और ऊपर के सिर को नीचे की तरफ लाया जाता है, तो वो आंतरिक रूप से होता है। तो यही हमारा दो हो गया, बाह्य और आंतरिक, ओके। अब हम लोग चलते हैं आगे की तरफ। अब आपके सामने ये फिगर है, फिगर से समझ लीजिए, जैसे मानिए यह एक प्रेग्नेंट वुमेन की एब्डोमिनल है, समझिए इस प्रकार से रहता है, समझ गए ना। ब्रिज पोजीशन यही होता है, समझ गए। ब्रिज पोजीशन सर ऊपर होता है और पैर नीचे होता है, जो कि एक गलत पोजीशन है। ये पोजीशन डिलीवरी में बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है, ये गलत पोजीशन है, ये नहीं होनी चाहिए, समझ गए। तो यही ब्रिज पोजीशन हो जाता है।
अब होता यह है, अब ये तो मान गए ब्रीच पोजीशन है, समझ गए। अब इस प्रकार से हम मैनिपुलेट करते हैं। आपके जो गायनिकोलॉजिस्ट डॉक्टर होते हैं स्त्री रोग के प्रसव विभाग के, वो इसमें प्रशिक्षित होती हैं और वह जो है एक महिला के जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसको देख लेती है, समझ लेती है कि बच्चा ब्रीच पोजीशन में है, तो उसे बाहरी से पेट पर मैनिपुलेशन करती है, समझ गए। और इसी प्रकार से मैनिपुलेट करके घुमाती है बच्चे को, समझ गए। और ये सारा चीज़ देखती रहती है, अल्ट्रासाउंड जो होता है उसे चेक करती रहती है। और ये प्रोसेस इस प्रकार से चलता है, इधर भी घूम सकता है, समझ गए, ऐसे जो है घुमाती है, या फिर जो है ऐसे घुमाकर जो है क्या करती है, या फिर ऐसे भी घुमा सकती है, समझ गए। किसी भी तरीक़ा से मैनिपुलेट करके तो वो ट्रांसवर्स लाई हो जाएगा, समझ गए। ट्रांसवर्स लाई का मतलब क्या होता है, समझ रहे ना, ऐसे वाला, ऐसे वाला या ऐसे वाला या ऐसे वाला, ये ट्रांसवर्स हो गया, तिरछा वाला, समझ गए। अब यही, और आपका हेड डाउन पोजीशन जब ऐसे करने के बाद या ऐसे करने के बाद जब फिक्स हो जाता है नीचे, तो इस प्रकार से यह हो जाता है और यह एक नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, समझ गए। सिफेलिक डाउन जब हो, हेड पोजीशन जब नीचे की तरफ हो, पैर ऊपर की तरफ हो, तो यह पोजीशन डिलीवरी के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। सबसे पहले सिर ही आना चाहिए, समझ गए। तो इसी प्रकार से घुमाया जाता है बाहरी दबाव हाथों के द्वारा, तो यही मैनिपुलेशन इसी भी कहलाता है, जो कि मैंने आपको यहाँ पे फिगर के माध्यम से दिखा दिया, समझ गए। देखिए यह एक प्रेग्नेंट वुमेन का है, समझ गए। ये देख लीजिए अंदर का है, इस प्रकार से ब्रीच पोजीशन है और इसी ब्रीच पोजीशन को ऐसे किया जाता है घुमाकर, ठीक है, घुमाकर बाहरी मैनिपुलेट के द्वारा, समझ गए। अगर यही चीज़ें इंटरनल के जरिए किया जाएगा आंतरिक रूप से तो अलग चीज़ है, लेकिन हमें ज़्यादातर बाह्य वाला के बारे में पूछता है, तो यहाँ पे बता दिया आपको, ठीक है। आगे चलिए, अब यहाँ पे कहता है किस किस कंडीशन में जो है हम गर्भवर्तन नहीं करेंगे, मतलब ये जो वर्जन है ये हम किन किन कंडीशन में नहीं करना चाहिए हमें। इन मीन्स इसका मतलब है कि हमसे कंट्रा इंडेक्शन पूछ रहा है, निषेध पूछ रहा है, समझ गए। तो निम्न स्थितियों में गर्भवर्तन नहीं करना चाहिए। किन स्थितियों में गर्भवर्तन नहीं करनी चाहिए, तो चलिए आपको हम बताते हैं। सामने है डेथ फीचर, अगर शिशु भ्रूण अगर डेथ कर चुका है गर्भ में, तो फिर करने से कोई फ़ायदा नहीं है, नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो आपको सहारा देगा ही नहीं। इसमें होता यह है, ये जो वर्जन है इसमें होता यह है कि जो डॉक्टर है वो तो ये प्रक्रिया आपको मैनिपुलेशन बाहर से दबाव के द्वारा जो है घुमाती ही है, लेकिन उसमें फीटस भी जो है मदद करता है, फीटस भी जो है घूमना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप जो है डॉक्टर ज़बरदस्ती उस चीज़ को घुमा देगा, उसमें मदद जो है बच्चा भी, भ्रूण भी करता है, भ्रूण भी जो है आपके इधर से उधर होनी चाहिए। लेकिन डेड कर जाएगा तो वह जो है कंप्लीट जो है उसको आपको ही करना पड़ेगा, तो इस स्थिति में संभव है नहीं, शिशु थोड़ा भी मदद करेगा नहीं, यानी मृत स्थिति में ये चीज़ें वर्जन नहीं करनी चाहिए। अगर गंभीर सीवियर एक्लेम्सिया हो तो भी नहीं करनी चाहिए। अब एक्लेम्सिया क्या है आप लोग खुद सोचिए, हम पढ़ा चुके हैं। संकुचित श्रोणि, कंट्रैक्टेड पेल्विस, समझ गए। अगर पेल्विस कंट्रैक्ट कर रहा हो, समझ गए ना, संकुचित पेल्विस हो तो इसमें नहीं करेंगे। प्लेसेंटा प्रेविया, अगर प्लेसेंटा प्रेविया है, समझ गए ना, पहले प्लेसेंटा है दिख रहा है, तो इसमें नहीं करना चाहिए चीज़ें, समझ गए। ये सब पढ़ा चुके हैं। मल्टीपल प्रेगनेंसी, अगर ये चीज़ें मल्टीपल प्रेगनेंसी है तो फिर ये चीज़ें आप नहीं कर सकते हैं। शिशु में जलसिस, हाइड्रोसेफलस के कंडीशन में भी ये चीज़ें नहीं करेंगे। तो किन किन कंडीशन में नहीं करेंगे मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। क्या, जैसे मृत शिशु हो गया, गंभीर एक्लेम्सिया वाले, कंट्रैक्टेड पेल्विस, प्लेसेंटा प्रेविया, एक से अधिक गर्भ यानी मल्टीपल प्रेगनेंसी, शिशु में जलसिस, तो ये सब कंडीशन में हम जो है वर्जन गर्भवर्तन नहीं करेंगे, ओके, निषेध है। अब बातें आता है यहाँ पे, हमसे पूछ रहा है एक्सटर्नल सिफेलिक वर्जन के बारे में, डिटेल से पूछा था, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। देखिए, बाह्य सिफेलिक गर्भवर्तन, एक्सटर्नल सिफेलिक वर्जन। एक्सटर्नल सिफेलिक वर्जन को ब्रीच प्रेजेंटेशन का प्रबंध भी कह सकते हैं। जो बाह्य सिफेलिक गर्भवर्तन है इसको हम लोग ब्रीच प्रेजेंटेशन का प्रबंध भी कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि ब्रीच प्रेजेंटेशन में सिर ऊपर रहता है, तो सिर ऊपर को ही हमको नीचे न करना है, तो ब्रीच प्रेजेंटेशन का ही हम प्रबंध कह सकते हैं, समझ गए। बाह्य सिफेलिक गर्भवर्तन गर्भ अवस्था के 32 सप्ताह के बाद लगभग 34 से 36 सप्ताह के मध्य किया जाता है। अब ये जो बाह्य सिफेलिक गर्भवर्तन होता है यह गर्भ अवस्था के कब हम कर सकते हैं, तो गर्भ अवस्था के 32 सप्ताह के बाद, समझ लीजिए 32 सप्ताह के बाद लगभग 34 से 36 सप्ताह के बीच में किया जाता है। इसके लिए कोई निषेध जो है परिस्थिति नहीं है, समझ गए ना, नहीं है, परिस्थिति तो नहीं है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि यदि शिशु का आकार बड़ा हो अथवा एक्सटेंडेड लेग हो तो गर्भवर्तन कठिन होता है, समझ गए। देखिए, अब ये जो बाह्य सिफेलिक गर्भवर्तन कहता है यह मेनली रूप से आपके डॉक्टर पर निर्भर करता है, समझ गए। आपके जो प्रसव प्रस्तुति विभाग के जो डॉक्टर होते हैं स्त्री रोग के,
उन पर जो है ये बड़ा डिपेंड करता है कि वो कितना ज़्यादा इस क्षेत्र में प्रशिक्षित है, कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि वो कर सकती है। तो ये उन पर ज़्यादातर निर्भर करता है, समझ गए, क्योंकि करना तो उन्हीं को है। अब चूंकि हम जानते हैं कि सिर ऊपर है पैर नीचे है, ब्रिज प्रेजेंटेशन रहता है, तो उसी को तो हमको सही करना है, तो हम उसी के प्रबंध कहते हैं, ब्रिज का ही प्रबंध कहते हैं, सिफेलिक के गर्भ परिवर्तन, समझिए ना। अब ये जो बाह्य सिफेलिक गर्भ परिवर्तन गर्भावर्तन है, यह गर्भावस्था के 32 सप्ताह के बाद, यानी 32 सप्ताह के बाद 34 से 36 सप्ताह के बीच में किया जाता है। इसके लिए कोई निषेध परिस्थिति तो नहीं है, मतलब इसके लिए कोई ऐसा कंडीशन नहीं है कि इस कंडीशन में जो है हम लोग नहीं करेंगे, समझ गए। यह भी ध्यान रखने वाली योग्य बातें है, यदि शिशु का आकार बड़ा रहता है ना, अथवा बड़ा जो है लेग रहता है, पैर रहता है, तो गर्भावर्तन भर्जन करना कठिन होता है, क्योंकि इसमें शिशु को पैर ऊपर है, सिर ऊपर है पैर नीचा है, तो इसमें रोटेट किया जाता है, रोटेट करके घुमा कर जो है सिर नीचे की तरफ और पैर ऊपर की तरफ लाया जाता है, तब जाके इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। अगर शिशु इसमें आपका साथ नहीं देगा तो फिर ये करना और कठिन हो जाता है, क्योंकि शिशु को ही घूमना है इधर से उधर, तो शिशु को घूमना चाहिए, समझ गए। तो यही हमारा बायसिफेलिक वर्जन होता है, समझ गए। जो पेट होता है ना, प्रेगनेंसी का जो पेट होता है वो निकला हुआ होता है, पता है आप लोग को, तो उसको जो है चारों साइड से हल्का हल्का मैनिपुलेट करके डॉक्टर के द्वारा जो है उसे घुमाया जाता है बच्चा को, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग समझ लीजिए, ओके। चलिए, तो यहाँ पे आप लोग उम्मीद है कि एक्सटर्नल सिफेलिक वर्जन को समझ गए होंगे, ओके। तो चलिए हम लोग आगे अब चलते हैं। जटिलता की बात किया जाए माय डियर, तो आपके सामने में है, इसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है ये चीज़ करने पर, तो आपके सामने में है। प्लेसेंटा का प्रीमेच्योर रैप्चर हो सकता है। देखिए, ये करने से हो क्या सकता है, तो जैसे कि आपको पता है कि प्लेसेंटा यूट्रस के साथ में लगा रहता है। अब बच्चे को हम इधर से उधर क्या करेंगे, उसमें इधर से उधर उसको घुमाएंगे, रोटेट करेंगे, तो प्लेसेंटा यूट्रस में ही लगा रहता है, हो सकता है रैप्चर कर जाए, मतलब प्लेसेंटा जो है ख़राब हो सकता है। गर्भाशय में फटन हो सकता है, जो यूट्रस है उसमें भी रैप्चर हो सकता है, वो भी फट सकता है आपका, समझ गए ना। क्योंकि जब आप घुमाइएगा तो यूट्रस का जगह फिक्स है, अब उसको आप उसी में आपको घुमाना है, तो आपको उसमें तो यूट्रस में फटन हो ही सकता है। शिशु श्वसन अवरोध हो सकता है। इस कंडीशन में प्लेसेंटा जब रैप्चर हो जाएगा तो प्लेसेंटा से ही बच्चे को सब ऑक्सीजन वगैरह मिलता है, तो उससे क्या हो जाएगा, शिशु में श्वास अवरोध हो जाएगा, एस्फेक्सिया हो सकता है, ओके। यदि सावधानी से गर्भवर्तन नहीं किया जाए तो प्लेसेंटा अपने स्थल से छूट सकता है। ये भी जटिलता हो सकता है कि यहाँ पे तो थोड़ा सा ही रैप्चर की बात कहा गया है, लेकिन अगर सावधानी से वर्जन नहीं किया जाए, गर्भवर्तन नहीं किया जाए, तो प्लेसेंटा जो है अपने जगह से हट सकता है, छूट सकता है, यूट्रस को छोड़ सकता है। कोल्ड की प्रस्तुति हो सकती है, समझ गए। अब सामने जो प्रेजेंटेशन आपके बॉडी का होना चाहिए बच्चे का, उसमें पहले जो है गर्भनाल आ जाएगा, तो यह भी एक प्रॉब्लम की बातें हो जाएगा, समझ गए। शिशु के चारों ओर कोर्ड लिपट सकता है। अब जो कोर्ड होता है आपको पता है 45 से 50 सेंटीमीटर के आसपास इसकी लंबाई होता है, तो ऐसे में यह जो है बच्चे के चारों ओर लिपट सकता है, क्योंकि अंदर घुमाने से कोर्ड बच्चे में लिपट सकता है, बिल्कुल लिपट सकता है। तो ये जो है इसका जटिलता है, मैंने आपको जटिलता यहाँ पे डिस्कस किया कि क्या क्या जटिलता हो सकता है। अब खुद आप सोचिए कि बच्चा यूट्रस में है और यूट्रस में ही प्लेसेंटा, कॉर्ड, ये सब होता है, तो बच्चे को घुमाएंगे तो प्लेसेंटा में रैप्चर हो सकता है, प्रीमेच्योर अपरिपक्व पहले ही। गर्भाशय में फटन भी हो सकता है, यानी गर्भाशय में फट सकता है। अब इस कंडीशन में शिशु को श्वास अवरोध भी हो सकता है, समझ गए। प्लेसेंटा अपने स्थान से हट सकता है। कोर्ड का प्रस्तुति प्रेजेंटेशन आपके कोर्ड का हो सकता है, नाल का। शिशु के चारों ओर कोर्ड जो है शरीर में लिपट सकता है। तो ऐसे ये सब जो है कुछ जटिलता है जो कि मैंने आपको बताया, ओके। आगे चलते हैं। अब आता है यहाँ पे सीखने वाली बात कि ये प्रक्रिया कैसे किया जाएगा, किन किन प्रोसेस से एक महिला जो प्रेग्नेंट है उसमें यह जो है वर्जन की प्रक्रिया, गर्भवर्तन की प्रक्रिया कैसे किया जा सकता है। चलिए देखते हैं अच्छे से। आप लोग देखिए, कोई भी प्रक्रिया होता है उसको आप लोग सीरियल वाइज याद रखिएगा तो ही बेहतर है, क्योंकि प्रक्रिया हम लोग सीरियल वाइज ही करते हैं, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, समझ रहे हैं। चलिए पहला पॉइंट देखिए, बायसिफेलिक गर्भवर्तन करने से पूर्व निर्णायक सोनोग्राफी करनी आवश्यक है। शिशु का एटीट्यूड, प्रेजेंटेशन, टांगों एवं पीठों की प्रस्तुति की जांच करनी चाहिए। अब हम लोग क्या करते हैं, एक्सटर्नल सिफेलिक वर्जन करने से पूर्व पहले हम लोग यूएसजी कर लेते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी, समझ गए। इसका करना जरूरी है ताकि हम ये देख सके कि अभी बच्चा किस प्रस्तुति में है, उसका टांग पीठ किस प्रस्तुति में है, एटीट्यूड उसका कैसा है, तो जाके हम निर्णय लेते हैं कि हाँ ये चीज़ें करना है, समझ गए, पहला पॉइंट। दूसरा है, स्त्री का भय चिंता दूर करने के लिए मनोवैज्ञानिक सहारा देना चाहिए, गर्भवर्तन की प्रक्रिया को समझाना चाहिए।
अब एक महिला इन चीज़ों से डर सकती है क्योंकि महिला को अपने से ज़्यादा अपने गर्भ में पल रहे बच्चे के प्रति इमोशन हो जाता है, समझ गए। तो महिला को समझाना चाहिए इन प्रक्रियाओं के बारे में, ताकि उसके मन पर जो मनोवैज्ञानिक दबाव है उसको दूर किया जाए, समझ गए, डर को दूर किया जाए। ओके, आगे है नेक्स्ट पॉइंट है स्त्री के जैविक चिन्ह अथवा समान स्वास्थ्य निरीक्षण करना चाहिए। अब स्त्री के जो वाइटल साइन है, जो नॉर्मल परीक्षण होता है, वो सब भी करेंगे। ओके, प्रक्रिया से पूर्व रोगी को मूत्राशय खाली करने के लिए कहना चाहिए। अब चूंकि मूत्राशय भरा रहेगा तो वह तो आपके पेट तक दबाव देगा, समझ गए, वह अपना एक अलग जगह लेगा, तो यह जो है रोटेट करने में क्या करेगा, प्रॉब्लम करेगा। तो पहले यूरिन का पूरा त्याग करवाकर मूत्राशय को खाली करना चाहिए। ओके, आगे है नेक्स्ट पॉइंट है भ्रूण की हृदय धड़कन फीटल हार्ट साउंड को सुने एवं नोट करें। अब रोटेट करने से पहले आपको भ्रूण के अंदर जो हृदय धड़कन जो FHS है इसको सुने और नोट करना चाहिए। ओके, गर्भवर्तन से 1 घंटा पूर्व उचित मात्रा में पेथिडाइन एवं फेनर्गन दिया जाता है, अथवा यहाँ पे देख लीजिए टर्बुटेलाइन, इतना IV मार्ग द्वारा दिया जाता है। अब गर्भवर्तन करने से पहले 1 घंटा लगभग पहले उचित जितना हो सके एक उचित मात्रा में पेथिडाइन या फेनर्गन दिया जाता है, अथवा टर्बुटेलाइन 0.25 mg IV मार्ग से देते हैं। ओके, आगे देखिए, महिला को सुस्पाइन स्थिति में बिस्तर पर लिटा दें। महिला को किस पोजीशन में लिटा दें, सुपाइन पोजीशन में लिटा दें। पैरों के नीचे तकिया रख दें, अथवा पैरों की तरफ से बिस्तर को थोड़ा ऊंचा रखें। ऐसा करने से पेल्विक ब्रीम में उपस्थिति शिशु मुक्त हो जाता है, समझ गए। ऐसा करने से जो पेल्विक ब्रीम होता है उसमें बच्चा जो होता है वह मुक्त हो जाता है, समझ गए, फ्री हो जाता है। इस चीज़ को समझिए, कब, जब पैरों के नीचे से थोड़ा सा ऊंचा तकिया लगा दे या बिस्तर को थोड़ा उठाते हैं तो पेल्विक ब्रीम फ्री हो जाता है, मुक्त हो जाता है, समझ गए, बच्चा जो है मुक्त हो जाता है पेल्विक ब्रीम से। ओके, 8वां पॉइंट है महिला के पेट पर डस्टिंग पाउडर छिड़क देना चाहिए। महिला के पेट पर डस्टिंग पाउडर छिड़क देना चाहिए ताकि स्किन पिंचिंग कम हो अथवा हाथों की सुविधा हो। अब पाउडर से क्या होता है, चिकना मिलता है। अगर हम बिना पाउडर के छींटे अगर हम घुमाने लगेंगे तो हो सकता है स्किन पर खरोच लगे, समझ गए, उस पर स्किन पर घसटा लगे, तो यह आरामदायक नहीं हो सकता है। तो आरामदायक के लिए, सुविधा के लिए डस्टिंग पाउडर छिड़कना चाहिए जिससे स्किन पिंचिंग कम हो और हाथों को सुविधा मिले। ओके, आगे यहाँ पे देखते हैं 9वां पॉइंट है अब दाएं हाथ को नीचे की ओर शिशु के नितंबों पर अथवा गर्भाशय के निचले पोल पर तथा बाएं हाथ को ऊपर में सिर के ऊपर रखना चाहिए। अब कैसे करना चाहिए आप खुद देख लीजिए। मतलब शिशु अगर ऊपर हेड है, अभी पैर नीचा है, तो हम क्या करेंगे, पैर मुड़ा हुआ रहता है ऊपर की तरफ, तो नीचा जो है क्या होगा, नितंब होगा शिशु का। तो हम दायां हाथ देख लीजिए, अब दाएं हाथ को नीचे की ओर शिशु के नितंबों पर, यानी राइट हैंड को यहाँ पे रखेंगे। ओके, फिर बाएं हाथ को गर्भाशय के निचले एरिए में, समझ गए, निचले देख लीजिए, अथवा वही चीज़ है, अथवा गर्भाशय के निचले पोल पर, चाहे आप दाहिने हाथ को शिशु के नितंब के नीचे रखिए या फिर यूट्रस के निचले एरिया में रखें, समझ गए, कोई टेंशन नहीं है। फिर बाएं हाथ को ऊपर से सिर हेड के ऊपर रखना चाहिए। फिर बाएं हाथ को, लेफ्ट हैंड को ऊपर सिर से रखना चाहिए, पकड़ना चाहिए, इधर से भी राइट और इधर से लेफ्ट, ऊपर लेफ्ट नीचे राइट, पकड़ ले, समझ गए। आगे चलिए, 10वां पॉइंट कहता है अब दोनों पोल के ऊपर जेंटल अथवा स्टेडी प्रेशर बनाते हुए, अब कहता है कि हाथ दोनों ऊपर नीचे रख दिए हैं, तो अब तेज़ी से और हल्के हल्के प्रेशर बनाते हुए ब्रीच वाले भाग को शिशु के कमर की तरफ, समझ गए, कमर की तरफ तथा बाएं हाथ से शिशु को सिर के सामने की ओर दबाव धकेलने देते हैं ताकि शिशु लॉन्गिट्यूडिनल लाई से ट्रांसवर्स लाई। तो यहाँ पे क्या है कि अब धीरे धीरे जेंटल या एसटीडी तरीके से प्रेशर देंगे और ब्रीच वाला जो भाग है, भाग को शिशु के कमर की तरफ, समझ गए, कमर की तरफ तथा बाएं वाला हाथ से सिर को शिशु के सामने की ओर मतलब दबाव धकेलते हैं ताकि जो शिशु सीधा है वह तिरछा आ जाए, समझ गए, तिरछे स्थिति ट्रांसवर्स लाई में आ जाए। ओके, 11 पॉइंट कहता है हाथों की क्रॉसिंग रोकने के लिए दोनों हाथों को आपस में बदलकर
एक के बाद एक नितंबों वाला हाथ से सिर पर और सिर वाला हाथ से नितंबों पर। अब मान सकते हैं कि इधर एक हाथ रखे हैं ऊपर में बायां रखना है, नीचे में दायां रखना है। अब जब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम घुमाएंगे, ऐसे घुमाएंगे तो यह सिर वाला ऐसे आएगा, यह जो है पैर वाला ऊपर की तरफ जाएगा ना। तो ऐसे में हमारा हाथ जो है क्रॉस कर सकता है। तो इसके लिए अब हम अपने हाथ को बदल लेंगे। अब क्या करेंगे, अब हम इसको बायां हाथ यहाँ रखेंगे, समझ गए, दाहिना हाथ यहाँ मेरा है, ये है। अब इसको जो है घुमा घुमा के हम धीरे 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 यहाँ ऐसे करते करते लाएंगे, यह ऊपर चला जाएगा और सिर वाला नीचे आ जाएगा, समझ गए ना। और एक स्थिति आएगा जहाँ पे पहले ट्रांसवर्स पर रोकेंगे, मतलब ट्रांसफर मतलब ऐसे और ऐसे, समझ गए, या फिर ऐसे या फिर ऐसे, समझ गए। ट्रांसवर्स में हम लोग रोकते हैं, समझ गए। ट्रांसफर में रोकने के बाद हम लोग अपने हाथों को बदल लेते हैं। ओके, चलिए, ये चीज़ हो गया। हाथों की क्रॉसिंग रोकने के लिए दोनों हाथों को आपस में बदल लें। ओके, चलिए, गर्भावर्तन को पूरा करना चाहिए। जब तक शिशु का सिर गर्भाशय के निचले वाले एरिया पर पोल पर ना आ जाए, वह नितंब फंडस की तरफ चले जाए, मतलब ऊपर की तरफ चले जाए, तब तक जो है ये प्रोसेस करते रहते हैं। ओके, आगे है 12 में निम्न की जांच करें। ठीक है, अब जांच करना चाहिए। आधा घंटा तक स्त्री को लेटे रहने दें, अवलोकन करें। आधा घंटा ये प्रोसेस करने के बाद स्त्री को आधे घंटे तक लेटे रहने देंगे। ओके, फिर उसको ऑब्जर्व करेंगे कि ये क्या महसूस कर रही है। शिशु को दिल की धड़कन जो फीटल हार्ट साउंड होता है, इसको सुने और 1-2 मिनट में समान हो जाती है, समझ गए। पहले हो सकता है ज़्यादा हो, फिर धीरे धीरे समान हो जाता है, क्योंकि आप उसको घुमाए हैं तो बढ़ेगा ही। किसी प्रकार के रक्त स्राव के लिए भलवा और योनि की जांच करें। अब किसी भी प्रकार के ब्लडिंग हो तो इसके लिए जो है हम भलवा और योनि को जांच करेंगे, योनि के एरिया को जांच करेंगे कि कोई ब्लडिंग तो अंदर से नहीं आ रहा है, समझ गए, क्योंकि ये सब बहुत क्रिटिकल सिचुएशन होता है, समझ गए। यह प्रक्रिया कुशल मिडवाइफ व विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा किया जाना चाहिए। ये जो प्रक्रिया होता है यह एक प्रशिक्षित मिडवाइफ और विशेष डॉक्टर के द्वारा ही की जानी चाहिए। एक आम इंसान या फिर एक नर्स के द्वारा ये चीज़ें कतई नहीं किया जाता है। लेकिन हमको जानना है, पढ़ना है, तो इसलिए हम इसको जान लिए कि वर्जन होता क्या है, कैसे किया जाता है, समझ गए। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे वर्जन